हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थेरेपीज़ के बारे में जो ऑटिज़्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑटिज़्म में हर बच्चा डिफरेंट है, इसीलिए उनकी नीड्स अलग हैं और उनके लिए थेरेपीज़ भी अलग हो सकती हैं। हम बच्चों की नीड्स को जब समझकर काम करते हैं तो रिज़ल्ट या आउटकम बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन कई बार हम बिना सोचे-समझे ही चीज़ें बच्चों को करवाते हैं। उससे हमें इतने अच्छे आउटकम इसलिए नहीं मिलते हैं, चाहे हम कितना भी वक़्त लगा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें बच्चों के लेवल की नहीं होती या उस एज एप्रोप्रिएट नहीं होती हैं। ऑटिज़्म में बच्चों के लिए थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थेरेपीज़ जो है वो फर्स्ट ट्रीटमेंट है और ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम मेडिकेशन की बात करते हैं तो मेडिसिन्स बच्चों में लर्निंग नहीं ला सकती। ऑटिज़्म लर्निंग की प्रॉब्लम है, चाहे वो सोशल लर्निंग है या फिर एकेडमिक या फिर स्पीच और लैंग्वेज की। लेकिन हमारे बच्चे ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उन्हें इन चीज़ों में प्रॉब्लम होने की वजह से हमें थेरेपीज़ की मदद लेनी पड़ती है। थेरेपीज़ कई बार काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जिसे हर एक इंसान अफ़ोर्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेरेंट्स के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल भी रहता है। बहुत ज़रूरी है ऐसे में हमें घर पर भी बच्चों के साथ काम करना, उन थेरेपीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज लेना कि हम किस तरह से बच्चे को घर पर करवा सकते हैं। इसके लिए आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए और उसकी गाइडेंस में काम कीजिए। ज़रूरी नहीं आपको थेरेपी लेने के लिए कहीं बाहर जाना है या आपको रोज़ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 40 मिनट्स या 1 घंटे की भी थेरेपी बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बच्चा आपके पास ज़्यादा देर है तो हम लगातार उस पर कोशिश करके हम बच्चे को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। उस इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत होती है। जो फर्स्ट चीज़ है कि हमारे बच्चे के लिए कौन-सी थेरेपी, क्योंकि अगर आपके बच्चे का माइल्ड ऑटिज़्म है तो उसके लिए थेरेपीज़ का लेवल अलग हो जाता है कि उसे ओटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की या फिर एकेडमिक की। हम एकेडमिक पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि बच्चे का एकेडमिक्स उसको एजुकेशन दी जाए, उसे एजुकेट किया जाए। लेकिन अगर बच्चा हमारा मॉडरेट होता है तो हम अक्सर बच्चे को डेली लिविंग स्किल सिखाना या वोकेशनल की तरफ डायरेक्ट करते हैं। उसकी कुछ वजह होती है कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे में डिफ़िकल्टीज़ हैं, हम उस दिशा में हम बच्चे को लेकर जाना चाहते हैं जहाँ उसे मैक्सिमम बेनिफिट्स हों। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ऑटिज़्म में अगर आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज़्म है, तो हमारी प्रायोरिटी होती है एबीए थेरेपी, जिसमें कि बच्चे को हम नए स्किल सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को लर्निंग को लेकर प्रॉब्लम होती है। ऑटिज़्म लर्निंग की समस्या है और जब बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, तो हम एबीए थेरेपी के साथ में बच्चे को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के साथ में नए स्किल सिखाते हैं और साथ ही उनके जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं, उन्हें मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और उन्हें सही बिहेवियर सिखाते हैं, उन्हें रीडायरेक्ट करते हैं सही बिहेवियर की तरफ, या फिर प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं, उनको किस तरह से रिड्यूस किया जाए, उसके लिए भी हम एबीए थेरेपी को यूज़ करते हैं। सैड कौन सा है? एंग्री। एबीए में हम बच्चों की सोशल स्किल्स पर भी काम करते हैं ताकि बच्चे सोशली दूसरों के साथ कनेक्ट होना सीख पाएँ। उनके कम्युनिकेशन उन्हें सिखाना कि अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। ये सोशल चीज़ें हैं जो हम एबीए में भी बच्चों को सिखाते हैं। क्या देख रही हो इसमें? क्या क्या है? टेडी बियर है और रैबिट्स भी है। हम प्ले थेरेपी और फ्लो टाइम के साथ में, अगर बच्चा आपका छोटा है तो प्ले थेरेपी और फ्लो टाइम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के सोशल स्किल्स पर काम करने का, स्पेशली अगर आपके बच्चे का लेवल बेसिक है। उस वक़्त पर अगर आप बच्चे के साथ 2 घंटे भी स्पेंड करते हैं, तो बच्चों के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि बच्चे आपके साथ जब कंफर्टेबल होने लगते हैं, तो वो सोसाइटी में भी कंफर्टेबल होते हैं। हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टी है। देखिए, अगर बच्चे को आई कॉन्टैक्ट में, सिटिंग में, हर चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप उसे फ्लोर टाइम दीजिए कि बच्चा फ्लोर पर बैठे और आप उसके साथ में टॉयज़ लीजिए उसके और उसके साथ में खेलने की कोशिश कीजिए। अर्ली इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एएसडी चिल्ड्रन, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन से आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं और उन पर काम कर पाते हैं। जब आप बच्चे के मुश्किलों को समझ लेते हैं, तो आपके लिए उन पर काम करना भी ईज़ी हो जाता है। अब ये चीज़ है कि एक अनस्ट्रक्चर्ड वे है, इसके लिए कोई आपको ये नहीं है कि आपको कोई स्पेशल नॉलेज लेनी है या कुछ, आप सिर्फ़ बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए बच्चा आपको देखे, उसके लिए आप अलग-अलग चीज़ें ले सकते हैं, जो बच्चे को बहुत पसंद है। गुड जॉब। ये था और वेरी गुड।
तीसरी चीज़ जो है वो है बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़्म भी है तो कंसंट्रेशन, उनके मेमोरी के इश्यूज़ को कम करने के लिए, उनकी डिप्रेशन, उनकी एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए, उनके विजुअल परसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लर्निंग जो एजुकेशन में बच्चे एकेडमिक में बच्चे अक्सर स्ट्रगल करते हैं, कुछ उनके लर्निंग इश्यूज़ हैं, उनको कम करने के लिए भी ओटी आपको हेल्प करती है। उन्हें विजुअल परसेप्शन पर उनके काम करना, उनकी मेमोरी पर काम करना, उनकी कंसंट्रेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। इसके साथ ही अगर मैं ओटी की बात करूँ मॉडरेट बच्चों के लिए, तो मॉडरेट बच्चों के लिए ओटी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ओटी में हम बच्चे को डेली लिविंग स्किल्स पर उन पे काम करते हैं, उनके ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर डिफिकल्टीज को समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही बच्चों को एक्टिविटीज करवाते हैं उनके लेवल पर जाकर। इससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है और बच्चों की फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स इम्प्रूव होने लगते हैं, जो कि उन्हें इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को मॉडरेट ऑटिज़्म है तो हम उसे सिर्फ वोकेशनल में ही पुश करेंगे, उसे एकेडमिक की नॉलेज देना भी ज़रूरी है, ताकि फंक्शनल मैथ, जिसे हम कहते हैं कि डेली लिविंग में ये चीज़ें आनी बच्चों को ज़रूरी है, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बच्चे को सिर्फ वोकेशनल ही सिखा रहे हैं, हम बच्चे को एकेडमिक पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। एकेडमिक की कुछ एक चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फंक्शनल मैथ, बच्चे को मनी स्किल्स की जानकारी होना, मनी मैनेजमेंट की जानकारी होना, या बच्चे को टाइम की जानकारी होना, क्योंकि ये चीज़ें उसे आगे भी काम आएंगी। 200 है ना? ये बच्चा अगर आपका 100 तक नहीं लिखता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे टाइम किस तरह से देखना है और पैसे को कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कितने मुझे पैसे देने हैं, कितने लेने हैं। ये चीज़ें अगर बच्चे को पता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। ये चीज़ें ही बच्चों को हेल्प करती हैं इंडिपेंडेंट होने में। और जो चीज़ है जो बच्चों के लिए थेरेपी जो ज़रूरी है वो है स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली अगर मैं मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी की बात करूं, बच्चे अपनी बातें बता नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हाँ स्पीच और लैंग्वेज दोनों ही थेरेपिस्ट को साथ लेकर चलते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कम्युनिकेशन। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे को कम्युनिकेशन की कुछ ऐसे मोड्स दे सकते हैं, उन्हें टाइपिंग सिखा सकते हैं, उन्हें विजुअल दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, या फिर हम रीड कर कर ही बच्चा अपने आप को बता पाए, या फिर बच्चा विजुअल्स के साथ में आपको अपनी नीड्स बता पाए। I am thirsty. ये एक बड़ी बात होती है। इससे बच्चों में अग्रेसिव बिहेवियर्स कम होते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर जब अपनी नीड्स नहीं बताते हैं तो अग्रेसिव होते हैं। यहाँ पर अगर मैं माइल्ड की बात करूँ तो माइल्ड में बच्चे बोल लेते हैं, लेकिन बच्चों को स्पीच थेरेपी देने के लिए उनकी लैंग्वेज स्किल्स पर काम करना ज़रूरी है, उनके कन्वर्सेशन स्किल्स पर काम करना, क्योंकि बच्चों को टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे आई कॉन्टैक्ट नहीं देते हैं, वो बोल तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन बच्चे आपकी आँखों में देखकर नहीं बोलते हैं। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं। तो ये एक चीज़ है कि हमें जब बोलना है किसी को देखकर बोलना है, अगर हम किसी से बात करें तो हमें कितनी डिस्टेंस से बात करनी है, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है। What is under the can? Blocks. This is block. कई बार माइल्ड या स्पर्चर बच्चे पर्सनल स्पेस की जानकारी उन्हें नहीं होती है। ये चीज़ें हमें सिखाने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही सोशल स्किल्स, गुड और बैड, इस डिफरेंस को समझाना दोनों ही बच्चों को ज़रूरी है, चाहे वो आपका बच्चा मॉडरेट में है या माइल्ड में है। माइल्ड में बच्चे ये चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन मॉडरेट में इन्हें सीखने में बच्चों को वक्त लग सकता है, लेकिन हमें ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखानी है। किसी से फाइट करनी चाहिए? नो, ये बैड होती है ना? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग मॉडरेट को भी ज़रूरत होती है और माइल्ड में भी बच्चों को ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे आपको देखते नहीं हैं। बच्चे तभी दूसरों के साथ में कंफर्टेबल हो पाते हैं जब उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। सामने वाले का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है उन्हें, तो बच्चे हमारे कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें आइसोलेट रखा जाता है कि उसके साथ कोई खेल नहीं रहा है, तो हम सोशल डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं बच्चे की, कि बच्चा आपका अलग-अलग बैठा है। अगर वो स्कूल में भी जा रहा है, अगर आपके बच्चे को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई इस पर अटेंशन नहीं दे रहा है, उसे वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसे, क्योंकि स्कूल में भेजने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस देखिए आपके बच्चे को क्या वो चीज़ें मिल रही हैं? क्या वो एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है, जो उसे चाहिए सीखने के लिए? लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं इग्नोर हो जाते हैं, और जिसका असर कहीं न कहीं उनकी लर्निंग पर पड़ता है।
अगर मैं यहाँ बात करूँ कि तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक बच्चा था जो काफ़ी ठीक था, माइल्ड केस था आई थिंक। उसकी मदर ने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में उसे आगे बिठाया जाता था लेकिन धीरे-धीरे उसे पीछे कर दिया गया और बच्चा रिग्रेस होने लगा। बच्चा इतना ज़्यादा रिग्रेस हो गया कि वो बोलना भी बंद कर दिया। ये चीज़ें कहीं न कहीं बच्चों को अफ़ेक्ट करती हैं। हमें अपने बच्चे को देखने की लगातार, अगर बच्चा स्कूल भी जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो थेरेपी सेंटर में भी जा रहा है तो लगातार उसे ऑब्ज़र्व करते रहिए। देखिए कि बच्चा कहीं आपका रुक तो नहीं गया है, उसकी लर्निंग वहीं पर तो रुक नहीं गई है या फिर बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है या बच्चा रिग्रेस कर रहा है। ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है हमें। बीइंग ए पेरेंट हम अपने बच्चों को समझते हैं, उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, इस चीज़ को समझना कि क्या बच्चा आपका आगे बढ़ रहा है। बच्चे का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, माइंड से, ब्रेन से, उसके साथ ही बहुत ज़रूरी है उनके कॉग्निशन पर काम करना, उनके कंसंट्रेशन पर काम करना। वेरी गुड, सही से लगाओ बच्चे। हाँ गुड, चलो। कंसंट्रेशन पर काम करना और कॉग्निशन पर काम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे चीज़ों को सीख पाएँ क्योंकि ऑटिज़्म में कई बार बच्चों का जो आईक्यू है वो एवरेज या फिर अबव एवरेज भी होता है, तो उस एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथ को बच्चे को नई-नई चीज़ें सिखाने में। लेकिन अगर आपके बच्चे का आईक्यू बिलो एवरेज है, तब भी बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सीखते हैं। एक और पॉइंट होता है कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ। हाँ, ये चीज़ है कि आपका बच्चा 7-8 साल की उम्र में जितनी जल्दी सीखता है, उतना आगे चलकर नहीं सीख पाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सीखता है, ये बिल्कुल नहीं है। बच्चे सीखते हैं, आप किसी भी एक भी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, आपको आउटकम तो ज़रूर मिलते हैं। तो वक़्त लग सकता है, लेकिन अगर आप लगातार बच्चे पर सही डायरेक्शन के साथ काम करते हैं, तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलते हैं। बच्चों को ऑडिटरी इंटीग्रेशन थेरेपी दी जाती है, जिन बच्चों को लिसनिंग को लेकर प्रॉब्लम्स हैं या बच्चे को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज़ हैं। अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़्म है, तो अक्सर बच्चे एंग्ज़ायटी को फेस करते हैं। इन चीज़ों से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को माइंडफुलनेस, डीप ब्रीथिंग की एक्टिविटीज़ करवाएँ क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं बच्चों को उनकी नेगेटिव थॉट्स को कम करने में उन्हें हेल्प करती है और पॉज़िटिव रहने में हेल्प करती हैं, जो उनकी सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ कई बार मेडिसिन बताई जाती हैं, लेकिन मेडिसिन जो है, उसे मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ क्योंकि मेडिसिन्स के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और दूसरी चीज़ है कि मेडिसिन का कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो इफ़ेक्ट होगा आपका बच्चा अगर शांत होता है, वो सिर्फ़ आपके बच्चे के ब्रेन को शांत करती है, वो आपके बच्चे की लर्निंग में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। आपके बच्चे को उस टाइम पर लर्निंग का इनपुट चाहिए। अगर आपका बच्चा एक जगह बैठा है और बिल्कुल स्लो बैठा है और उसे आस-पास का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे की लर्निंग की एज निकलती जा रही है और यही चीज़ें बच्चों की रिकवरी में कई बार रुकावट बन जाती हैं। हम बच्चों को मेडिसिन ना देकर अगर नेचुरल वेज़ में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं क्योंकि बच्चों के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी लगती है। बच्चे आपकी बात को सुनना और मानना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब एक कुछ चीज़ें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि थेरेपी सेंटर में बच्चा बात मानता है, लेकिन घर पर आकर नहीं मानता है। उसकी एक बड़ी वजह होती है कि थेरेपी सेंटर में उनके साथ काम किया जाता है। अगर आप घर पर भी बच्चे के साथ काम करते हैं, तो बच्चे आपके साथ भी कंफर्टेबल होने लगेंगे और आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। इसके साथ ही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अगेन की जो बच्चे माइल्ड ऑटिज़्म है या एडीएचडी बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये चीज़ होती है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ में बच्चों की हम गलत सोच को बदलने की कोशिश करें। उनकी जो थॉट्स हैं मन में कि मैं कुछ भी नहीं हूँ या मुझ में ये कमी है क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है आगे चलकर अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़्म है कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मुझ में कोई कमी है, तो ये एक चीज़ ही बच्चों को उनकी इन थॉट्स को बदलने की ज़रूरत है ताकि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आ सके, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें कॉग्निटिव जो उनकी सोच है, उसको बढ़ाना, उनके कंसंट्रेशन के लेवल को बढ़ाना, जितना हम बढ़ा सकते हैं, उन्हें डेली आप कंसंट्रेशन की एक्टिविटीज़ तो ज़रूर दीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट। ट्रेसिंग से शुरुआत कर सकते हैं, आप सॉर्टिंग से शुरुआत कीजिए, आप मैचिंग की एक्टिविटीज़ दीजिए, ये सब कंसंट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बच्चों को बताई जाती है। सेंसरी इंटीग्रेशन ओटी का ही एक पार्ट है। सेंसरी इंटीग्रेशन में बच्चा अगर आपका हाइपर है, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसे डीप प्रेशर देना, उसे मसाज देना, ये सब चीज़ें की जाती हैं। उसे जॉइंट कंप्रेशन देना ताकि बच्चा सेफ और सिक्योर फील करे। अगर आपका बच्चा हाइपो है तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसे चीज़ें देना कि उस इनपुट को निकाल देना जिससे कि आपका बच्चा डिस्ट्रेस हो रहा है, तेज़ आवाज़ से, ज़्यादा लोगों से, भीड़ से उसे प्रॉब्लम है या तेज़ आवाज़ से या फिर तेज़ लाइट से उसे प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को हम
निकाल देंगे और एनवायरनमेंट से निकाल देंगे और सेंसी फ्री रखेंगे ताकि हमारा बच्चा कंफर्टेबल हो। सेंसी इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपके बच्चे को वो उतना एप्रोप्रिएट इनपुट मिलना जिससे कि आपके बच्चे का सेंसरी सिस्टम बैलेंस्ड वे में काम करे, ताकि बच्चों में स्टिमिंग जैसे बिहेवियर्स ना हो। कुछ बच्चों को सिटिंग को लेकर इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए हम बच्चों को लैप पैड दे सकते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटीज करवाना, उनकी एनर्जी बर्निंग के ऊपर काम करना। इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार बहुत से लोग कुछ ये भी कहते हैं कि बच्चे के साथ में हम लगातार सेंसिटिव से दे रहे हैं, स्टिल बच्चा हमारा शांत नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। उसकी एक वजह होती है कि बच्चे का ब्रेन शांत नहीं है, उसके ब्रेन में कुछ इनपुट जा नहीं रहा है। बच्चे का ब्रेन जब खाली होता है तो कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे बिहेवियर्स करते रहते हैं। हमारे लिए बच्चे के ब्रेन को इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं रुकनी चाहिए। लगातार आप एक्सपोज़र देते जाइए, उसे नई-नई चीज़ें सिखाते जाइए। बच्चा जितना-जितना लर्न करता जाता है, बच्चों की आप देखेंगे हाइपर एक्टिविटी कम होने लगेगी, उनका माइंड शांत होने लगेगा, स्लीप के इश्यूज़ कम होने लगेंगे। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को कम करने में, जैसे कि विटामिन D3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12, B6, ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं। इसके साथ ही अगर स्लीप के इश्यूज़ हैं तो मेलाटोनिन बच्चों को हेल्प करता है, मैग्नीशियम हेल्प करता है, जिंक हेल्प करता है बच्चों में अग्रेशन को कम करने में। तो कहीं न कहीं ये सप्लीमेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके इंटरनल इश्यूज़ को कम करने में। इसके साथ ही ज़रूरी है कि उन्हें एक अच्छा लर्निंग का एटमॉस्फेयर देना, उनको वो थेरेपीज़ देना ज़रूरी, जो कि उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का प्रेशर बिना डाले हम उनको सिखा सकते हैं, तो क्योंकि बच्चे इम्पल्सिव होते हैं। अगर आपका बच्चा स्पेशली ADHD है या उसे माइल्ड ऑटिज़्म है या एडोलेसेंस में है, या बच्चा आपका बड़ा हो चुका है 17-18 ईयर्स का है, तो उस टाइम पीरियड पर कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे अग्रेसिव होते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को उस टाइम पर माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ पहले से ही आप प्रिपेयर करना शुरू कीजिए कि मेडिटेशन किस तरह से करना है। बच्चे को सीखने में भी वक़्त लगता है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ये एक चीज़, ये कॉन्सेप्ट को आप विजुअल वेज़ में सिखा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चों का ब्रेन शांत होने लगता है तो उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है, उनमें स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी के इश्यूज़ कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर इश्यूज़ भी कम होते हैं। ये वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगा गाइड करने में कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन-सी थेरेपी चुननी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।